अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले चाहूँगा जो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में बिलावल भुट्टो साहब की शिरकत है और उसके हवाले से जो तबसरे और तज्ज़िये हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सतह पर हों, चाहे वो कमेंट्स हों या तज्ज़िये हों जो इंटरनेशनली भी दिए जा रहे हैं, उनका सिलसिला बदस्तूर जारी है। और फिर उसके साथ साथ बिलावल साहब ने जो G20 कॉन्फ्रेंस भारत में होनी है उसके इनेकाद को मकबूजा कश्मीर में या लद्दाख में रखने पर जो एक सख्त बयान दिया, उस पर इस वक्त इंडियन मीडिया में ख़ासी बात हो रही है और वो यकीनन इस पर सीख पा है और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं कि बिलावल साहब ने एक धमकी दी है, जबकि उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि भारत इसमें शिरकत पूरी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे और ममालिक भी शायद इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, ये बिलावल साहब का ख्याल है, लेकिन क्या वाकई बाकी ममालिक भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात इस पर रखेंगे या जिस तरह से भारत से दावत मौसूल होगी वो मकबूजा कश्मीर में इनेकाद करे या कहीं और वो इसमें शिरकत करेंगे। ये दो मामलात हैं इस वक्त जिन पर ख़ासी अहम और ख़ासी बहस इस सारे मामले पर हो रही है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि इस वक्त अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा इस्लामाबाद था, जिस पे पहले दफ्तर ख़ारजा की सतह पर बात और उसके बाद सदर पाकिस्तान से मुलाकात या फिर कह लीजिए कि आर्मी चीफ से अलहदा दोनों वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें और इस अज़्म का यादा कि वो मामलात को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलेंगे। पुरअमन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान यकीनन ये बहुत ज़रूरी है ख़ित्ते में तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए। बज़ाहिर इत्तफ़ाक़ हुआ है, लेकिन इत्तफ़ाक़ माज़ी में भी कई मरतबा हो चुका है, लेकिन मामलात कितनी बेहतर अंदाज में आगे चल सकते हैं, इस पर एक बड़ा सवाल रहता है और ख़ास तौर पर उसमें अफ़गानिस्तान एक बड़ा और अहम स्टेक होल्डर है, जिसकी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रहती है, हो रही है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज़ होता है। तो बड़े सख्त इक़दामात इस वक्त अफ़गानिस्तान को करने की ज़रूरत है और इन्हीं तमाम तर चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ात चीन ने भी किया। फिर उसके साथ पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम या कह लीजिए जो पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी ख़ासी बातचीत की गई कि मुस्तहकम पाकिस्तान ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए। लेकिन फिर साथ ही चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में, यानी कि गुज़िश्ता कुछ अरसा जो है वो PDM की जमातों का, PDM की हुकूमत का कुछ अरसा है, उसमें ताल्लुकात में बेहतरी आई है। एक इशारा ये मिलता है कि शायद सर्द मोहरी थी इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के ख़ारजा सतह पर इस वक्त चल रही हैं और इसके साथ साथ वक्त ने इजाज़त दी तो मैं चाहूँगा कि एक और चीज़ पर भी आज के प्रोग्राम में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें, गो कि हमने पहले भी की है, और वो इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो मामलात या चीज़ें तय पा रही हैं या हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं या मुआहदे हैं, उनसे उम्मत मुस्लिमा किस तरह से मुस्तफ़ीद होगी, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। मैं चाहूँगा वक्त ने इजाज़त दी तो इस पर भी ज़रा कुछ हम बात ज़रूर करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ दुरानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और जावेद राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। आसिफ दुरानी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए इसको सम अप कीजिएगा। काफ़ी बात हो चुकी शंघाई ताउन तंजीम पर, लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ़ तबसरे हैं और उस पर दिलचस्प बात यह है कि वो चाहे यूरोप से हों, चाहे ये तबसरे जो हैं वो अमेरिका से हों और उन पर भी भारत की बरहमी हो। ख़ास तौर पर माइकल कुगलमैन का जिक्र किया जा रहा है, जो कि कहते हैं कि बिलावल साहब ने जो हासिल करना था इस दौरे से कर लिया। फिर ये भी कि जो रवैया रखा गया वो भी जायज़ था। आप कैसे देखते हैं इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सर? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास था और उसमें पाकिस्तान ने शिरकत की। भारत ने जो है चूंकि चेयर है तो उसको पाकिस्तान को इनविटेशन एक्सटेंड करना था। और अब आपने देख भी लिया कि जिस तरह से फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में इंडिया ने जिस तरह से रवैया बाद में मीडिया के जरिए किया, SCO फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग की हद तक तो हर चीज़ ठीक ठाक थी, लेकिन उसके साइड लाइन पे जब ये मीडिया एंगेजमेंट्स या दूसरे इशूज तो उसमें इंडिया का रवैया आपके सामने है। तो इस बात से ये साबित हो जाता है कि जो मल्टीलैटरल फोरम है उसमें उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत जो है वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि आप ऐसे फोरम में किसी अपना जो है इसको किसी के जो है इसको ओपन नहीं छोड़ सकते किसी और के लिए।
اور اگر ہم نہیں جاتے تو تب بھی ہم پہ کرٹیسزم ہوتا، اور اب ہم گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے انڈیا کو اسپیس جو ہے نہیں مہیا کی۔ اور جہاں تک بائیلیٹرل اس کی بات ہے، وہ تو پہلے سے کلیئر ہو گیا تھا بلاول بھٹو کے وہاں پہنچنے کے بعد کہ بائیلیٹرلی انڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ ممکن نہیں ہے، اور اس کا انہوں نے انڈیا ٹوڈے کے ساتھ انٹرویو میں بھی واضح کر دیا تھا کہ ہماری بات شرائط ہیں، اس میں خاص کر جو ہے 5 اگست 2019 کی جو پوزیشن ہے انڈیا کو وہ ریورٹ کرنی ہے، اس پہ ریورٹ ہونا ہوگا، واپس جانا ہوگا، ورنہ تو یہ نارملائزیشن آف ریلیشنز وہ ممکن نہیں ہوگا۔ آپ نے G20 کا بھی ذکر کیا، اس کے جی بارے میں یہ ہے کہ G20 پہ پاکستان کی پوزیشن بڑی واضح ہے۔ 11 اپریل کو پاکستان نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر اور لیہ میں جو اگر یہ G20 کا ایونٹ رکھیں گے اس میں ٹورزم سے متعلق، تو یہ مقبوضہ ٹیریٹری ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے انڈر دی UN ریزولوشن۔ سو دیئرفور جو پارٹیسپیٹنگ کنٹریز ہیں G20 کے، ان کو پاکستان نے آلریڈی ڈیمارشز کر دیے ہیں، ان تک اپروچ کر دیا، ان کو بتایا کہ آپ کی شرکت ایکچولی UN ریزولوشنز کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو یہ ہے، اس پہ انڈیا یقیناً جذبز ہے، اس کو وہ ابھی مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو کر رہا ہے۔ انہوں نے میرے نزدیک جو فالس فلیگ آپریشن جو راجوری میں کیا ہے وہ اسی اٹ از اے پریکرسر ٹو پروبیبلی سم مور آپریشن جسٹ ٹو میلائن پاکستان۔ تو یہ چیزیں انہوں نے، یہ حرکت انڈیا کوئی نئی بات ہے نہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیے اب میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اس کا رسپونڈ مجھے جیسے دورانی جیسے صاحب ایک بات سچویشن بتائیے سامنے گا، آئے گی ٹھیک ہے G20 پہ آپ کی رائے آ گئی، پہلے جو معاملہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم، اس پہ یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اب تک تیار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے میں یا انگیج ہونے میں، اور اسی پالیسی پر وہ رہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی ہے قطعاً، کیونکہ بلاول صاحب ایک موقع تلاش کرنے ضرور گئے تھے لیکن وہ موقع ملا نہیں انہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ SCO کا فورم تھا، اسی کو اویل کیا گیا۔ بائیلیٹرل کے لیے اگر ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ راستے اور ہوتے ہیں، وہ نہیں پہلے دورانی سے صاحب، طے ہو لیکن جاتے ایسے مواقع ہیں۔ پر ٹھیک کیا سائڈ لائن ہے، میٹنگز نہیں ہوتی ہیں جو کہ ہو سکتی تھیں؟ نہیں وہ بہت کم ہوتا ہے، بہت اچھا، کم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے راہ پہلے سے ہموار ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسا ٹاس کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے گیمبل کیا اور پھر وہ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ رائٹ۔ جو ہے اکثر آپ سمجھے 99% کیسز میں اس میں یہ پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ سائڈ لائن پہ بات چیت ہوگی۔ جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ جاوید رانا صاحب، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ میں پاکستان کی تو بات کریں تو یہاں پر تو ہر چیز کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے، خارجہ امور کو بھی ہم سیاسی رنگ دیتے ہیں، لیکن مائیکل کوگلمین کی میں نے بات کی پہلے بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیابی ہے بلاول صاحب کا دورہ، جبکہ توقعات اتنی معمولی تھیں جتنی وہ تھیں۔ شکوک و شبہات سے وہ جے شنکر کے ساتھ ملاقات کی تلاش توقع کرنے گئے تھے، گو کہ ابھی دورانی صاحب نے اس بات کو نیگیٹ کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بلاول صاحب حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے کر لیا، کیونکہ ویسے ہی بہت معمولی توقعات تھیں۔ اس پر یہ ایک قسم سے وہ بلاول صاحب کی کامیابی قرار دے رہے ہیں اس دورے کو، لیکن دوسری جانب سابق سیکرٹری خارجہ بھارت اور دیگر بہت سارے ان کے لوگ وہ سیخ پا ہو گئے اور بڑے سخت بیانات وہاں پر داغ رہے ہیں۔ یہ بات چیت وہاں بند نہیں ہوئی ہے۔ ساتھ ہی G20 پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو میرا خیال ہے کہ شاید بلاول بھٹو کی جگہ ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کر دیتے، ڈپٹی فارن منسٹر چلا جاتا، اور مجھے نہیں پتا یہ SCO کے پروٹوکول کے تحت یہ پاسبل تھا یا نہیں کہ ہم اپنا ایمبیسڈر وہاں بھجوا دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو بلاول بھٹو کے فرینکلی سپیکنگ ایکسپریشن کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا وہ اتنا فورسفلی پاکستان کا بہت سٹرونگ کیس جو ہے لیگلی اینڈ مورلی بہت سٹرونگ کیس ہے، وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے۔ ایک جو انڈیا کی فالٹ لائنز ہیں بہت زیادہ ہے، آپ دیکھیں کہ RSS کا جو ٹیررسٹ ایجنڈا ہے وہ اتنا وسیع لیول کے اوپر پھیلا ہوا ہے ہندوستان کے اندر کہ انہوں نے 6 ملین ٹیررسٹ جو ہے ریکروٹ کر چکے ہیں۔ ان کی آرمی کے اندر انڈکشن کے لیے سسٹمیٹکلی انہوں نے ایک پورے کا پورا پروٹوکول جو ہے وہ دے دیا ہوا ہے،
اور یہ ہندوستان کے اندر کی بات میں کر رہا ہوں، ہر آئے روز وہ مسلمانوں کو، کرسچنز کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو دے آر لنچنگ دیم ٹو ڈیتھ. ان کی آپ لیجسلیشن کی اسکیم دیکھ لیں، کس طرح وہ سٹیزن شپ ایکٹ کے بعد مسلمانوں کو ہندوستان سے ایکسپیل کرنے کا پورا پلان بنا ہوا ہے. کچھ کو بنگلہ دیش وہ دھکیلیں گے، اور اتنا خوفناک ایکسٹریمسٹ ایجنڈا ہے کہ جس میں ران وہ صاحب کہہ اس رہے کے ہیں کہ ساتھ ہم ساتھ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ابھی ایک کون سا علاقہ ہے جہاں پر کرفیو بھی ہے؟ میری نظر سے خبر گزری تھی اور دیکھتے ساتھ ہی گولی مار دینے کا حکم ہے عام عوام کو. یہ بھی تو چل رہا ہے ابھی ایک جگہ کس بھارت میں. کس کشمیر کی بات کریں؟ بھارت میں جی. نہیں، آئی ایم ناٹ پرسنلی اویئر آف دس مے بی دا کیس، لیکن میں جو براڈر پکچر جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم بہت یہ فورسفلی بلاول بھٹو ڈسکس کر سکتا تھا. اور جو بلوچستان کے اندر جس طرح انہوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ہی ہیڈ اے ویری فورسفل کیس ٹو پلیڈ. لیکن سم ہاؤ دا ادر ایک جو انڈر لائنگ امپریشن آ رہا ہے نا بلاول کی پوری انڈر ٹون ہے کہ ہی واز سم واٹ اپولوجیٹک. جیسے وہ یہ اسٹیٹمنٹ دینا، جی دیکھیں جی انڈیا کی دیر از اے سینس آف انسیکیورٹی ود انڈیا بیکاز آف دا ٹریک ریکارڈ. مطلب یہ کہ شاید ہم نے کچھ کیا ہوا ہے. دیکھیں ہندوستان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور ہمیں اس کیس کو بہت فورسفلی پلیڈ کرنا ہے کہ اٹ از اے کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. آپ اس کو انیکس کر لیں، آپ اس کو اپنی آئین کا حصہ بنا لیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اسی طرح جب بات کرتے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اوپر بھی، ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو کہ بھائی آئیں اور ریفرینڈم کروائیں. اس لائن سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے. جہاں ہمارے اوپر وہ دہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں، سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں یہ بتانا کہ آر ایس ایس جو ہے وہ بہت بڑا ٹیررسٹ ونگ ہے. ان کا کیا سکیل ہے، کس طرح انڈین آرمی کے اندر یہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، اور کس طرح یہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری کو کے جو ڈیموگرافیز ہیں ان کو چینج کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہی واز فیلنگ دیر. تھوڑا سا اس کے ایکسپریشن کا بھی مسئلہ ہے. آئی اچھا، یہ آپ ڈونٹ دوسری تھنک دفعہ دہرا رہے ہیں ہی رانا واز صاحب، ایبل ٹو ایکسپریشن کا مسئلہ ہے. کس طرح سے ایکسپریشن کا مسئلہ ہے، اس پر ذرا روشنی ڈال دیں، بیکاز یو ہیو سیڈ اٹ فار دی سیکنڈ ٹائم. کیا ایکسپریشن کا مسئلہ ہے بلاول صاحب؟ اردو کے ایکسپریشن کا اس کا مسئلہ ہے، کیونکہ بائی لینگولی بعد میں انٹرویوز دیتا رہا ہے، اور انگریزی ٹھیک ہے، ہی ہیز اے گڈ ایکسپریشن. لیکن میرا خیال ہے کہ کنٹینٹس اور جو ریفرنسز ہیں دوز کوڈ ہیو بین فار مور سالڈ. آئی تھنک دیٹ از ویئر ہی واز لیگنگ بیہائنڈ. اور میں نے وہ سارے ریفرنس آپ کو آر ایس ایس کے دیے ہیں، تو وہاں پہ وہ پاکستان کا بہت اسٹرانگ کیس جو ہے وہ کمپریہنسولی جو ہے وہ پلیڈ نہیں کر سکا. عمران خان آئی ایم گلیڈ کہ اس نے زیادہ بڑا پولیٹیکل ایشو نہیں بنایا، انڈیا کو لتاڑا ہے، جو اچھی بات ہے کہ آپ کس طرح ایک ہوسٹ جو کنٹری ہیں، کس طرح آپ اپنے گیسٹ کے ساتھ یو کین یوز اے ویری ڈیروگیٹو لینگویج کہ جی ہی از اے اسپوکس پرسن آف دا ٹیررسٹ. میرا خیال یہ جو بات ہے، اس کا جو رسپانس ہے بلاول بھٹو سے وہ نہیں آ پایا. ایک انگریزی میں تو ٹھیک ہے وہ بات اچھی کر لیتا ہے، لیکن اردو میں بھی وہ ہی کوڈنٹ میک اٹ. لیکن مین پرابلم یہ ہے کہ ایون کہ انگلش میں بھی جو ریفرنسز اس کو دینے چاہیے تھے، آئی تھنک دیٹ از ویئر ہی واز فیلنگ ویری بیڈلی. ٹھیک، آپ کا ماننا ہے کہ وہ بہت جگہوں پہ لیگ کر رہے تھے، فیل کیا انہوں نے. بریگیڈ صاحب، آئی ہوپ آئی ول بی ایبل ٹو لسن ٹو یو. جی پلیز. دیکھیں ارسلان، بات یہ ہے کہ فارن منسٹر آف پاکستان نے جو ہم انڈیا گئے تھے وہ صرف SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو اٹینڈ کرنے گئے تھے. وہاں ایک مسودہ بننا تھا، اور اس کے بعد کیونکہ جولائی میں آئی تھنک 3 جولائی کو وہاں پر ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے ہیں SCO کے، اور اگر آج نہ جاتے تو میرے خیال میں وہاں بھی شرکت مشکل ہو جاتی. سب سے بڑی بات ہے کہ فارن منسٹر نے بالکل وہاں ریکویسٹ نہیں کی جے شنکر سے ملاقات کرنے کی. آئی ایم ویری ہیپی کہ وہ ملاقات ہوئی بھی نہیں ہے. جی. نہ انہوں نے گاندھی سے ملاقات، مودی سے ملاقات کرنے کی بات کی، وہ بھی نہیں انہوں نے کی. اور اس کے بعد جو کشمیر کا معاملہ انہوں نے بے اچھے طریقے سے بیان کیا اور بڑا کلیئر بات کی کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، مقبوضہ علاقہ ہے، یہاں کوئی ایون بعد میں ہم بات کریں گے G20 کی، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یونائٹڈ نیشن کا چارٹرڈ کے اوپر ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. یونائٹڈ نیشن کے ملٹری آبزرور گروپ یونائٹڈ نیشن نے پوسٹ کیے ہوئے ہیں وہاں پر، جو لائن آف کنٹرول کے اوپر مانیٹر کرتے ہیں. اس سے زیادہ کیا بڑی بات ہوگی؟ پھر شملہ آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے مرضی سے یونیلیٹری آپ نے جا کے قبضہ کر لیا 370 اور 35A لگا کے. تو اس کے اوپر تو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد بات کیا ہو رہی ہے کہ وہ
भुट्टो था, बिलावल भुट्टो का एक्सपीरियंस नहीं था, और जैन शक्कर 35 ईयर में जैन शक्कर ने यही तमीज़ सीखी है कि वो एक गेस्ट को, आपके काउंटर पार्ट को आप इस तरीके से बिहेव करें, हाथ ना मिलाए। आई विश के बिलावल भुट्टो ने हाथ भी ना जोड़े होते, जस्ट स्टैंड फर्मली और उसके बाद चले जाते। और जो वहाँ पर हो रहा है, मीडिया में शोर मचाया हुआ है, द पॉइंट कि हमारा मीडिया क्यों खामोश रहता है? ऑन सर्टन इशूज़ वी हैव टू बी ऑल कोलेक्टिव एफर्ट, हम सबको इकट्ठे खड़ा होना चाहिए इन इश्यूज़ के ऊपर। इवन टू एन एक्सटेंट आई वुड से कि इमरान खान ने भी कहा कि जयशंकर वाज वेरी अनफेयर, जिस तरीके से बात की गई है, और ये क्रिटिसाइज के क्यों गए, जाना बहुत ज़रूरी था। ये ही हैड नॉट गॉन टू मीट इंडियन काउंटर पार्ट्स और इंडिया से मुलाकात करने के लिए, वो एससीओ के लिए गए थे, ये बात है। सेकंड G20 देखें, G20 की बात बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बयान की है कि इट इज़ इलीगली इंडियन हेल्ड जम्मू एंड कश्मीर, और लाइक लद्दाख का चाइना से है, और बड़े क्लियर अल्फाज में बताया कि ये नहीं होना चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि चाइना मेरे ख्याल में दे आर नॉट गोइंग, टर्की में नॉट बी गोइंग, और भी इस्लामिक मुल्क शायद ना जाएं। और ये इंडिया को रियलाइज़ कराना चाहिए कि यू कैन नॉट डू लाइक दिस, कि आप वहाँ पर दुनिया को बताना चाह रहे हैं सब अच्छा है, बहुत खुश हैं कश्मीरी, और हमने बड़ा उनके लिए अच्छा अरेंजमेंट किया है। जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ पर हो रही है, उनके कारोबार तबाह कर दिए गए हैं, उनके बच्चों, यंग जो यूथ है, उनको आपने आगरा में कहाँ कहाँ जेलों में बंद किया हुआ है। उसके बाद जो औरतों, बच्चों, बूढ़ों पर जो जुल्म, अच्छा, वो ब्रिगेड साहब, वो जो मैं राना साहब से बात कर रहा था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो मणिपुर स्टेट में इस वक्त कर्फ्यू है, और मणिपुर स्टेट वो में उसकी खबर भी बाहर नहीं आने देना चाह रहे हैं, इंटरनेट भी बंद किया हुआ है, कोई 8000 के करीब ट्रूप्स बुला लिए हैं, किसी सिविलियन को बाहर देखते ही गोली मारने का कल तक हुक्म था। ये तो मणिपुर स्टेट की बात है, हम तो कश्मीर की बात करते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी, और ये जो ट्राइब्स हैं उनकी इंक्लूजन पर ये प्रोटेस्ट हैं, और किसी एक फौजी पर भी कोई अवाम ने धावा बोला, ये भी खबरें थीं। जो जितना भी दबाया गया, ये कम से कम खबरें हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी है, जो वहाँ से निकली। देखिए अरसलान, मणिपुर के अंदर ये एक नॉर्थ ईस्टर्न साइड की उनकी ये स्टेट है, उसके साथ फिर आसाम है, मिज़ो हैं, नागाज़ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रही है, आज़ादी की मूवमेंट चल रही है, और ये हिली टेरेन है, उसके साथ नीचे प्लेन के एरिया में रहते हैं। आपने वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर स्टेट ओन लैंड की बात की गई है, उनके राइट्स को दबाया जा रहा है, वो स्टूडेंट्स निकले हैं एहतजाज करने के लिए, और जिस तरीके से वहाँ पर फायरिंग की गई है, फिर शूट टू किल कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, ख़बरों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। आई मीन इनके नज़दीक तो ह्यूमन राइट्स की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। जिस तरह कश्मीर में करते हैं, जो मुसलमानों को लिंचिंग के ऊपर इंडिया में करते हैं, फिर उसके बाद ये आपके सामने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे किया जा रहा है, ये तो बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन है कि जिस तरीके से ये करें। ये आरएस का एक बहुत ख़तरनाक टोला, टेररिस्ट ग्रुप जो है, जिनके हाथ मुसलमानों के खून से रखे हुए, नरेंद्र मोदी को किसको नहीं पता गुजरात का कातिल है, और बड़ा राइटली बिलावल भुट्टो ने कहा था जिस पर उनको आग लगी हुई है, दैट वाज द रीज़न कि उनको वहाँ पर जाके दे वांटेड कि वी शुड गिव कोल्ड शोल्डर एटीट्यूड टाइप देना चाहिए। इसमें नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, और अजीत डोभाल, ये उसके अखंड भारत को लेके चल रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पर दुनिया को एक्सपोज करना चाहिए, बताना चाहिए, हमारे फॉरेन ऑफिस को और अग्रेसिव होना चाहिए, राइट, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जाना चाहिए, दुनिया को इंडिया का काला मकरूज चेहरा दिखाना चाहिए कि व्हाट इंडिया डूइंग। ख़ास तौर पे 20 जो G20 के ममालिक हैं, वहाँ हमारे फॉरेन ऑफिस को अप्रोच करना चाहिए, हमारे डेलीगेशन जाने सेनेटर्स का, बिल्कुल सही, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। पॉइंट आगे लेके जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ। वेलकम बैक। आसिफ दुरानी साहब, इस वक्त ये जो दौरा है दो वज़राए ख़ारजा का, ये बड़ा कलीदी और अहमियत का हामिल है। कुछ आउटकम इसकी आपको नज़र आ रही है? क्योंकि जो ट्रबल चाइल्ड है यहाँ पर वो अफ़गानिस्तानी है, मसाइल वहीं से होते हैं, इंस्टेबिलिटी सारी वहाँ है, वो पाकिस्तान को भी मुतासर करती है। डू यू थिंक कि कुछ बेहतरी आ सकती है? और ये तीन ममालिक जो चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, अगर यहाँ पर चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बेहतर है, और पाकिस्तान के मामलात बहुत सारी चीज़ों में आसान हो सकते हैं और आगे बढ़ सकता है पाकिस्तान। जी हाँ, ये ट्रायलैटरल मीटिंग थी, और ये दिस वाज द 5th मीटिंग इन इट्स सीरीज, और ये इस दफ़ा पाकिस्तान में हुई है। तो और अफगानिस्तान जाहिर है अभी पिछले
9/11 के बाद तो हम 20 साल की बात करते हैं, लेकिन वहाँ तो इंस्टेबिलिटी पिछले 40 साल से ज़्यादा से है, जब से सोवियत ट्रूप्स आए थे। तो इसलिए अफगानिस्तान पे हमें फौरी नताइज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ सामने है कि वो अफगानिस्तान में अभी भी जो है वो पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। चाइना का कंसर्न है ETIM के कॉन्टेक्स्ट में, उज़्बेकिस्तान का है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, IMU है, फिर TTP मौजूद है, इसके अलावा ISK है, इस्लामिक स्टेट खुरासान वगैरह, और वो जो है वो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। उसमें बाज़ तालिबान भी थे जो हार्डलाइनर्स थे, वो तालिबान से। अब एक मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जब तक तालिबान लड़ रहे थे अमेरिका के साथ तो उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब जबकि वो हुकूमत में है तो उन पे हर किस्म की जिम्मेदारी है। तो अपने यानी अफगानियों के सिलसिले में भी, अपने जो हम वतन हैं और नेबरहुड के सिलसिले में भी, और बाकी वर्ल्ड पीस में और दुनिया की जो कंसर्न्स है उसको भी उनको देखना पड़ेगा। वो कोई किसी आइलैंड में नहीं रहते, ये चीज़ें उनको रियलाइज करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में इस बात के रियलाइजेशन मुसलसल जो ये एंगेजमेंट है उसमें चाइना और पाकिस्तान जो है वो मुश्तरका तौर पे उसमें खाली दुरानी साहब, ये आप समझते हैं दे एंगेजमेंट हैव द लेवल नहीं, कैपेसिटी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या अभी बड़े नए हैं वो, उनको बड़ा वक्त लगेगा टू डेवलप दैट कैपेसिटी वेयर दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल? देखिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपको स्ट्रेट आंसर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जब आप सिविल वॉर कंडीशन से बाहर निकल के आते हैं तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। वियतनाम को तकरीबन 2 डेकेड लग गए थे, यानी जब अमेरिकन ट्रूप्स निकल भी गए थे। तो इसी तरह अब अफगानिस्तान आज तक जो है सोवियत ट्रूप के निकलने के बाद जो है स्टेबल नहीं हो सका। अमेरिकन ट्रूप्स निकलने के बाद फॉरेन स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? फिर ये कि एमन अल जवाहिरी अभी वही मौजूद था लास्ट ईयर जिसको अमेरिका ने मारा है। तो ये वहाँ पे राइट, दैट्स अ पॉइंट आ गया पार्ट्स ऑफ ISK। जी जी बिल्कुल सही। मैं जावेद राना साहब, बल्कि मैं दुरानी साहब से एक चीज़ ज़रा क्विकली उस पर भी कमेंट ले लूँ क्योंकि फिर वक्त नहीं बचेगा। सर मुझे प्रिसाइजली इस पर भी कमेंट कर दें जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। देखिए वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, अभी तो खैर इनके एक्सचेंज ऑफ एम्बेसडर्स होना है, लेकिन बहरहाल ये इसमें तो कोई शक नहीं है, और इसमें चाइना के मीडिएशन जो है it has played a major role, and let's keep our fingers crossed। जी राइट, लेट्स कीप आवर फिंगर्स। मैं जावेद राना साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, कैसे देखते हैं ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हालात के मामले को, या ये दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है? ख़ास तौर पर जो इशारा किया गया, और ये वज़ीर ख़ारजा, चीनी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये हालात कुछ वक्त में बेहतर हुए हैं, और फिर उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने चीन का एक कामयाब दौरा किया है। क्योंकि एक तो हक़ाइक़ है, एक वो है जो ट्रोलिंग चल रही होती है या हर चीज़ को बुरा या हर चीज़ पर तनकीद जो सोशल मीडिया पर एक ख़ास ब्रिगेड कर रही होती है, ये भूल जाते हैं हम इसके दरमियान एक जो थिन लाइन है। मैं चाहूँगा जो रियलिस्टिक बात है उस पर ज़रा मुझे रोशनी डाल। देखिए, एक रियलिस्टिक बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो विजिट किया है चाइना से जो अंडरलाइन मैसेज हमें आ रहा है कि आप काइंडली प्लीज़ पुट योर हाउस इन ऑर्डर, आप इलेक्शन करवाएं, आप कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट करें, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना के यहाँ पे बहुत बड़े स्टेक्स हैं। देयर आर टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ US डॉलर्स उनकी इन्वेस्टमेंट है। CPEC को वो रिवाइव करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियसली अंडर जनरल कमर जावेद बाजवा CPEC को बहुत डिलिबरेटली स्लो डाउन किया गया था। अब तो सबको पता चल गया कि ही वॉज प्रो US और वो अमेरिकन एजेंडा फॉलो कर रहा था। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि इस हुकूमत और नई जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इनके अंदर ये रियलाइजेशन है कि हमने CPEC को जो है रिवाइव करना है, और जो खिते के अंदर जियो स्ट्रेटेजिक रीलाइनमेंट हो रही है जिसमें ईरान, सऊदी अरब, UAE, रशिया, चाइना ये और पाकिस्तान, इसमें हमारे पास जो किसी भी ब्लॉक में ना जाने की ऑप्शंस है ना, वो कम होती जा रही हैं। देखिए, हमारे IMF के साथ नेगोशिएशंस कामयाब नहीं हो रहे। पीछे अमेरिकन जो हैं, जब हमारी बायोलेटरल नेगोशिएशन उनके साथ होती हैं, वो कह रहे हैं जी कि लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं आपके, आप उनको शेल्व करें। चाइना सिंपली वांट्स टू डू ए बिजनेस विद पाकिस्तान।
दूसरा आपने बात की जो सिक्योरिटी की, देखें अफगानिस्तान में अगर आप जो ISS के जो दहशत गर्दी है उन वाक़यात को चंद को छोड़ दें तो अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया के चंद मोस्ट पीसफुल कंट्रीज के अंदर है। वहाँ उन्होंने सोशल ऑर्डर अपना मेंटेन कर लिया है। भूख नंग की जो हम मुबालगा रही कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बातें हैं, इतनी भूख वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे उन्होंने अपनी टीमें तश्कील दी हुई हैं जो घरों में जाके मॉनिटर करती हैं, लोगों को घरों में आटा दाल पहुँचाया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान से जो तो ये जो हम कह रहे हैं या जो अदाद शुमार हमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बताता है या बाकी तमाम तर हैं, आप तो उसके बरक्स एक नक्शा खींच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है लेकिन एग्जैजरेशन है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मुबालगा रही है। लेकिन दूसरी अहम बात जो हमारे लिहाज से बहुत अहम है, TTP का जो शोषा छोड़ा गया है, इदारे हैं जो आलमी सतह पर काम करते हैं, ये एग्जैजरेट करके फिगर्स दे रहे हैं। मुझे चूंकि मेरी बात होती रहती है लोगों से जो अफगानिस्तान विजिट करते हैं, दे आर पोर्ट्रेइंग ए वेरी डिफरेंट पिक्चर। वो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उस डिटेल में चला जाऊं। बट सर आई डेफिनेटली ट्राई टू डिग इट आउट, मैं जानने की कोशिश करूंगा, बिकॉज हम तो रिलाई कर रहे होते हैं जो हम तक वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आई थिंक लेने की जरूरत है और फिर उस पर प्रोग्राम करके बताना चाहिए। वी शुड पुट इट इन फ्रंट ऑफ पीपल कि जी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैजरेशन। हाँ, दूसरी मसला कि तालिबान, अफगान तालिबान जो है वो TTP को किस हद तक पाकिस्तान में कोई टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जनरल बाजवा की राणा साहब आपका हर जुमला मुझे हैरान से हैरान कर किए जा रहे हैं। आप देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी होती है, एनालिसिस भी साथ चल रहा है। मामूली सा जर्नलिस्ट। देखिए ये TTP का जो यहाँ पे शोशा छुड़ा हुआ है, ये जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा की शरारत थी। इसके अलावा अगर आप जानना चाहें, मेरे पास वक्त ज्यादा होता मैं बड़ी तफसील से इस पे, बट मैं आई प्रॉमिस यू कि हम इस पे एक और रखेंगे। मैं जरा ब्रिगेड साहब नहीं है सर, ये आप जाके स्वाद में लोगों से पूछें, नॉर्थ वजीरिस्तान में लोगों से पूछें कि ये जो हालिया दहशत गर्दी है इस वेव के पीछे का इस पे हकायक सबको क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा आने वाले हफ्ते में इस पे और कुछ नहीं है, इस पे तफसीली बातचीत हम करेंगे। मैं जरा ब्रिगेड साहब का पॉइंट भी ले लूं बिकॉज मेरे पास टाइम बड़ा कम है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं इस पे करूंगा आपसे जरूर एक ऑन स्क्रीन बात करेंगे हम। जी ब्रिगेड साहब सर योर टेक। देखें अरसलान, बात यह है कि ये फॉरेन मिनिस्टर की विजिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वक्त सबसे बड़ा चाइना का पाकिस्तान का कंसर्न है, इवन सेंट्रल एशियन को रशिया का, कि किसी तरीके से CPEC और गवादर ऑपरेशनलाइज हो जाए। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना कंट्री वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान में पीस होगा, पाकिस्तान में पीस होगा तो बलूचिस्तान में पीस होगा और उससे हम CPEC बना सकेंगे। सेकंड डिस्कशन उनकी ख़ास तौर जो नई ट्रेन बना रहे हैं उस ट्रेन सर्विस करें काशगर से लेके गवादर, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो विजिट अभी जना सिमली का चाइना का, तो ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है। इससे बहुत आइस ब्रेकिंग अगेन हुई है, जिसमें वो गवादर का एयरपोर्ट फुल थ्रॉटल में बनाने के लिए तैयार हैं, उसका CPEC करने चाह रहे हैं। आप ये देखें ना, इस रीजन में पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे आर प्रेइंग कि किस दिन गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होगा, इंक्लूडिंग रशिया। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए वी ऑल हैव टू डू लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट। नेटो को और उसके बाद यूरोपियन को वी हैव टू टेल देम आपने जो उसका वो हाल किया है, जो वेपन एमुनिशन अनरिटर्न छोड़ गए जान के कि अफगानिस्तान फिर वही सिलसिला शुरू हो जाए। उनके आपने एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो आप मुझे बताएं मणिपुर में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ इंडिया में क्या हो रहा है, नोबडी स्पीक्स आउट। आप ये बहाना बनाए हुए, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में किसी हालत में अमन ना रहे और ट्रबल रहे ताकि ये रूट कनेक्टिविटी हमारी ना हो सके। और इसके लिए हम सबको मिलकर करने की बहुत ही ज़रूरत है। रहा ईरान और अब ये जो है सऊदी अरब का, ये तो बहुत ही वेलकम स्टेप है, बड़े अरसे से ही कोशिश हो रही थी। पाकिस्तान की भी इसमें एफर्ट है, पाकिस्तान ने पहले की है, बट आई थिंक जो चाइना ने रोल किया वी विल ऑलवेज रिमेंबर कि कितना हो गया कि जो एक सेक्टरियन डिवाइड किया हुआ था इन्होंने, ईरान का हवा बनाया हुआ था कि ईरान पता नहीं क्या पावर है, जिसके डर से अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन उनको बिलियन ऑफ डॉलर्स का, इवन आफ्टर $1 ट्रिलियन का वेपन एमुनिशन बेच रहे थे सऊदी अरब को, फिर उसके बाद कतर को, बहरीन को और डिफरेंट कंट्री। यूएई ने $40 बिलियन का ये ब्रिगेड साहब खुशाइंद है, इंतहाई माजरत के साथ टाइम लिमिट। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का यहाँ पर। आई विश आई हैड मोर टाइम, बहुत सारी चीज़ें शायद रह गई। आज के प्रोग्राम से इतने अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।